नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो है यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग इतिहास की दो अलग-अलग दुनियाओं की सैर करने वाले हैं। एक दुनिया है मिट्टी यानी क्ले की। ये दुनिया आम आदमी की है। ये कच्ची है, ये सस्ती है और ये हर गांव में मौजूद है। इसे हम टेराकोटा कहते हैं। और दूसरी दुनिया है धातु, मेटल। ये दुनिया राजाओं और देवताओं की है। ये चमकदार है, महंगी है और अमर है। इसे हम कांस्य कला यानी कि ब्रॉन्ज आर्ट कहते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया, ताकि आप समझ सके कि भारत में कला केवल महलों में नहीं थी बल्कि झोपड़ियों में भी थी। अगले कुछ मिनट्स में हम इन दोनों परंपराओं को बहुत गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि नटराज की मूर्ति कैसे बनी और बच्चों के मिट्टी के खिलौने इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग है मिट्टी की कला यानी टेराकोटा के बारे में। आखिर टेराकोटा क्या है? सबसे पहले शब्द को तोड़ते हैं। टेरा यानी कि अर्थ, मिट्टी, पृथ्वी और कोटा यानी कि बैक, पकाई हुई यानी कि पकाई हुई मिट्टी। पत्थर तराशना मुश्किल था, धातु को पिघलाना महंगा था, लेकिन मिट्टी मिट्टी तो हर नदी के किनारे मुफ्त में मिलती थी। इसीलिए टेराकोटा को पुअर मैन आर्ट्स यानी कि गरीबों की कला कहा जाता है। लेकिन इसमें जो जीवन और गति है वो पत्थरों में नहीं मिलती है। इसका इतिहास पे चलते हैं। भारत में टेराकोटा का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ हमें डांसिंग गर्ल यानी कि मूर्ति मिली थी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मिट्टी के खिलौने मिले। उसमें बैलगाड़ी, सीटी बजाने वाले पक्षी और चढ़ने वाले बंदर थे। दूसरा मौर्य काल, यहाँ पर हमें मातृ देवी की बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिलती है। बड़े बड़े हार, कमरबंद और सिर पर भारी सजावट। पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, उसके बुंदली बाग में मिली नर्तक की मूर्ति इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा है गुप्त काल। इसे टेराकोटा का गोल्डन पीरियड कहते हैं। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ मंदिरों की दीवारों पर लगाई जाने लगी थी, जैसे कि भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। यहाँ की मूर्तियाँ बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। अब हम बात करते हैं तकनीक और विषय के बारे में। टेराकोटा दो तरीके से बनता था। सबसे पहले हैंड मॉडलेड यानी कि हाथ से गूंद कर, जैसे कुम्हार बनाते हैं। इसमें उंगलियों के निशान दिखते हैं। दूसरा मोल्ड मेड यानी कि सांचे में डालकर, सांचे से बनाते थे। जब भारी मात्रा में मूर्तियां चाहिए होती थी, जैसे कि दिवाली के दिए या फिर खिलौने, तो इसमें सांचे का इस्तेमाल होता था। टेराकोटा में राजा रानी कम और आम जिंदगी जो है ज़्यादा दिखती थी। उसमें खिलौने दिखते थे जिसमें जानवर होते थे, गाड़ियाँ होती थी और जादू टोना और अनुष्ठान की चीज़ें। इसके साथ ही आम लोग जैसे कि संगीतकार, किसान, इस तरह की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। टेराकोटा हमें ये पता चलता है कि उस समय के आम आदमी कैसे जीता था। दोस्तों आप सोचिए कि आप जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा या फिर आप अभी भी कमेंट करके आप बताइए कि हमारे घरों में टेराकोटा कहाँ दिखता है। ये जो परंपरा है ये अभी भी है, आज भी जिंदा है, लेकिन ये आपको समझना है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको टेराकोटा की जो परंपरा है वो कहाँ दिखती है। चलिए अब इसके दूसरे भाग पे चलते हैं, यानी कि चोल कांस्य कला, चोल ब्रॉन्ज ट्रेडिशन। ये इसे धातु का जादू भी कहते हैं, जहाँ पर हमें नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मिलती है। इसके लिए हमें जो है उत्तर भारत से निकल के दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की तरफ चलना पड़ेगा। और ये समय है 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, जब राजा चोल और राजेंद्र चोल का समय था। चोल काल में कांस्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ पर धातु की मूर्तियाँ इतनी सजीव बनी कि दुनिया आज भी हैरान है। सबसे पहले विधि जो है वो है मधुचिष्ट विधि यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि
चोलकालीन मूर्तियाँ किस तकनीक से बनती थी, और इस तकनीक का नाम है सिरे पर्ड्यू, या फिर इसे संस्कृत में मधुचेष्टि विधि, लोस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से ये बनती थी। सबसे पहले जो स्टेप था उसमें कलाकार सबसे पहले मधुमक्खी के मोम और रेजिन से मूर्ति बनाता था। जैसे मूर्ति चाहिए वैसी ही हूबहू बनती थी। इसके बाद उस मोम की मूर्ति पर गीली मिट्टी का लेप लगाया जाता था और उसे सूखने दिया जाता था। अब स्टेप थर्ड में जो उस मिट्टी का लेप लगाया गया है, वो जो मिट्टी का सांचा बना है उसको आग में गर्म करते हैं। गर्मी से मोम पिघलकर एक छोटी से छेद से बाहर निकल जाता था, इसलिए इसे लोस्ट वैक्स भी कहते हैं। अब जो है अंदर का सांचा खाली हो चुका है। अब चौथा स्टेप था, उस खाली सांचे में पिघला हुआ गर्म तांबा, जस्ता या फिर टीन डाला जाता था, और इसके बाद ठंडा होने पर मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता था। अंदर से धातु की मूर्ति निकलती है, फिर उसे छेनी हथौड़े से साफ किया जाता था और पॉलिश किया जाता था। दोस्तों, इस तकनीक की खासियत यह है कि हर मूर्ति यूनिक होती है, क्योंकि सांचा जो है हर बार तोड़ना पड़ता है, इसलिए दूसरी मूर्ति बनाने के लिए दोबारा मोम का मॉडल बनाना पड़ता था। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी नटराज की मूर्ति जो है वो एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। दूसरा था मास्टरपीस, जो विधि है वो है नटराज। इसे कैसे बनाया गया था? चोल कला की और शायद पूरी भारतीय कला की सबसे महान कृति है नटराज शिव की मूर्ति। आनंद कुमार स्वामी, जिनके बारे हम पहले लेक्चर में पढ़े थे, आनंद कुमार स्वामी ने कहा था ये कला और विज्ञान का सबसे बेहतरीन संगम है। आइए हम नटराज की मूर्ति को देखते हैं। सबसे पहले उनकी भंगिमा, जहाँ पर शिव जो है आनंद तांडव कर रहे हैं। दूसरा, उनका ऊपर ऊपर की ओर जो दाहिना हाथ है उसमें डमरू है, और डमरू सृष्टि का प्रतीक है, ये क्रिएशन का प्रतीक है। जो ऊपर में जो बायां हाथ है ऊपरी हिस्सा में, उसमें अग्नि है यानी आग है, और ये आग विनाश का प्रतीक है कि जहाँ पे अधर्म होगा वहाँ पे विनाश जरूरी है। जो आपका नीचे साइड का दाहिना हाथ है उसमें अभय मुद्रा है, जिसका मतलब है कि डरो मत, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। आप सही करोगे, आप धर्म के रास्ते पे है तो भगवान आपके साथ जरूर है। और नीचे हिस्से का बायां हाथ वो पैर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मोक्ष जो है वो धर्म की ओर से ही, धर्म करके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और पैर के नीचे जो है एक बोना आपको मिलेगा, उसका नाम है अपरस्मार। वो अज्ञान का प्रतीक है। शिव अज्ञान को कुचल रहे हैं और ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। प्रभा मंडल, मूर्ति के चारों तरफ जो है आग का घेरा है, यह ब्रह्मांड और समय के चक्रों को दिखाता है। नटराज जो है एक मूर्ति नहीं है, वो पूरी की पूरी फिलोसॉफी है। इसके बाद शिव के अलावा जो है चोल कलाकारों ने देवी पार्वती, उमा और शिव संतोन, जिसे नयनार भी कहते हैं, उनकी भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई है। इसमें त्रिभंग मुद्रा, शरीर का 3 जगह से मुड़ना का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। ये मूर्तियां मंदिर के अंदर नहीं बल्कि उत्सव के लिए बनाई जाती थी। इन्हें पालकी में बिठाकर बाहर घुमाया जाता था। चलिए आज का जो लेक्चर है इसे हम एक छोटी सी तुलना करके खत्म करते हैं। टेराकोटा और चोल कांस्य, इसकी सामग्री कहाँ से आती थी? टेराकोटा की सामग्री था मिट्टी और चोल कांस्य का सामग्री था मिश्रित धातु। टेराकोटा के संरक्षक जो है वो है आम जनता, वही चोल कांस्य के जो संरक्षक है वो है राजा और अमीर व्यक्ति उस वक्त के। टेराकोटा की तकनीक थी हाथ या सांचा, और कांस्य की जो तकनीक थी वो लोस्ट वैक्स थी। स्थायित्व क्या थी कि टेराकोटा टूट सकता है क्योंकि वो मिट्टी की बनी होती थी, वही चोल कांस्य जो है वो अमर है, वो नहीं टूटेगा। उसके बाद टेराकोटा की प्रकृति कैसी थी? वो निरपेक्ष भी थी और धार्मिक भी थी। इसमें दोनों प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। वही चोल कांस्य में जो है आपको मुख्य रूप से धार्मिक ही चीजें मिलती थी। दोस्तों, इतिहास जो है सिर्फ राजाओं की तलवारों से नहीं लिखा जाता। इतिहास उस कुम्हार ने भी लिखा जिसने मिट्टी का खिलौना बनाया, और उस धातु कर्मी ने भी लिखा जिसने नटराज को बनाया, नटराज की मूर्ति को ढाला।
भारत की संस्कृति इन दोनों मिट्टी और धातु के संतुलन से बनी है। तो आप अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए जो है चोल नटराज और शॉर्ट नोट्स के लिए टेराकोटा तकनीक का नोट्स आप ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसकी नोट्स बना लें, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए सारे यूनिट्स का, तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।